हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल में। चलिए बच्चा पार्टी, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफी अच्छा हूँ। आज के सेशन में हम लोग सैंपल पेपर तोड़ने वाले हैं। पूरा ऐसा एनालिसिस भी करेंगे इसके अंदर, केवल सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे। और इसमें एक दो गलतियां भी हैं, वो भी निकालेंगे जो सजेस्टेड आंसर में सीबीएसई के द्वारा दिया गया आंसर है उसमें है। ठीक है, और मैं उसके वैलिड पॉइंट्स भी रखूंगा कि मैं क्यों समझता हूँ क्यों आंसर गलत है। एनालिसिस करेंगे और अपनी एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप करेंगे कि हमें एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अपने बेस्ड ऑन दिस सैंपल पेपर। ठीक है, तो इस सैंपल पेपर के बेस के ऊपर मैंने ना कुछ एनालिसिस टेबल बनाई है आपके लिए। वो एनालिसिस टेबल क्या करेंगी, आपको एनालिसिस टेबल आपको एक आइडिया देंगी कि कौन से चैप्टर से कितना कितना आ रहा है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं अपने पार्ट नंबर ए की बात कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर ए मतलब हमारा एमसीक्यू पोर्शन। तो एमसीक्यू पोर्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू कहाँ से कितना पूछा जा रहा है उसके लिए हम लोग एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एनालिसिस टेबल। ठीक है, एनालिसिस टेबल में क्या क्या आएगा सर? एनालिसिस टेबल में हमारे पास सारे चैप्टर्स आएंगे और हम लोग यहाँ पे पार्ट ए का एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। सर इससे फायदा क्या होगा बेटा? इससे फायदा तो काफी होगा, आपको आगे भी एग्जाम्स में फायदा होगा। एनालिसिस से आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन से चैप्टर से कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया पर्टिकुलर, यहाँ पे मैंने लिख लिया मार्क्स। मार्क्स लिखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखो, एक ही बात है, क्योंकि इसके अंदर एक नंबर एक सॉरी एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, इस टेबल को बनाने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, फटाफट से मैं आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे आ जाएगा पार्ट ए। सर पार्ट ए में अपने पास कौन से अपने चैप्टर्स हैं? यहाँ पे पार्ट ए के अंदर वो वाले चैप्टर्स है जो फर्स्ट टर्म में हमारे आए थे, जिसके अंदर प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, प्रिंसिपल शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए। पार्ट बी अपना क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पार्ट ए में सबसे पहला चैप्टर अपना कौन सा था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड चैप्टर हमारा कौन सा था? बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या था? फिर हमारे फंक्शन चालू हो जाते हैं। तो प्लानिंग, पांचवा ऑर्गेनाइजिंग, छठा हमारा डायरेक्टिंग, सातवां हमारा, एक सेकंड इसमें एक बीच में रह गया, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमारा स्टाफिंग आएगा, देन हमारा आएगा डायरेक्टिंग, देन हमारा आठवां आएगा कंट्रोलिंग। हमारे ये चैप्टर हैं। तो हमारे चैप्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सॉरी डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद हमारा पार्ट बी शुरू है। चार चैप्टर के बाद हमारा पार्ट, 8 चैप्टर के बाद हमारा पार्ट बी शुरू है। पार्ट बी हमारा क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम। एफएम में हमारे पास कितने चैप्टर हैं सर? 9वां चैप्टर अपना एफएम का ही है, इंट्रोडक्शन टू एफएम। 10वां चैप्टर हमारे पास है फाइनेंशियल मार्केट, फिन मार्केट। 11वां चैप्टर अपने पास किस चीज का है सर? 11वां चैप्टर अपने पास है मार्केटिंग मैनेजमेंट, डबल एम। और अपने पास 12वां चैप्टर लास्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सीपी। ठीक है, तो ये अपने पास सारे चैप्टर है। अब इसी को मैं एनालिसिस यहाँ पे एमसीक्यू वाला कर रहा हूँ और इसी में मैं एनालिसिस उसका भी कर दूंगा, आपका क्या नाम है, फुल फ्लैश क्वेश्चंस का। ठीक है, और इससे ना हम लोग एक कैटेगरी का अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू की नजर से और हमारे मेन क्वेश्चंस की नजर से। तो मैंने दो टुकड़ों में पेपर को तोड़ लिया। आपका पेपर दो टुकड़ों में ही आएगा। देखो पहला आपका पार्ट होगा यहाँ पे, ये रहा पार्ट नंबर ए, जो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। इसके अंदर क्या होंगे? 1 से लेकर 20 के तक क्वेश्चन होंगे। 20 नंबर तक के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस हैं। तो 20 तक के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आएंगे, ये रहे 20 तक। इसके बाद 21 से जो शुरू होगा, 21 से आपका पार्ट बी है, जो यहाँ पे नंबर आएंगे आपके 3 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मैं ये भी बताऊंगा आपको कितने 3 नंबर के क्वेश्चन आए, कितने 4 नंबर के आएंगे, क्योंकि एनालिसिस से ही हमारा आगे का हम लोग प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब हमारा पार्ट ए के अंदर मैं मार्क्स बता देता हूँ आपको। एक ही क्वेश्चन बेटा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से आया है, खाली एक नंबर का क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में है। प्रिंसिपल से हमारे 3 नंबर का इसमें पेपर में अपना मसाला पड़ा हुआ है, 3 नंबर का। और बिजनेस एनवायरमेंट से 2 नंबर का, प्लानिंग से 2 नंबर का, ऑर्गेनाइजिंग से 1 नंबर का, स्टाफिंग से हमारा आ गया 2 नंबर का, डायरेक्टिंग से 1 नंबर का, और हमारा यहाँ पे कंट्रोलिंग से 2 नंबर का है। ठीक है, एफएम का जो चैप्टर नंबर 1 है एफएम, उससे 2 नंबर का, इससे भी 2 नंबर का, इससे भी 2 नंबर का, और सीपी से 1 नंबर का। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी। सर क्या चीज नोटिस करनी है? तो बेटा आपने एक चीज तो देखी होगी यहाँ पे कि जो भी हमारे मार्क्स यहाँ पे, हमारे मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मार्क्स है, उसके अंदर एक मैंने पैटर्न यहाँ पे फोकस किया कि जैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट केवल 1 नंबर का। तो एक एक नंबर वाले जो चैप्टर हैं, ये कहीं ना कहीं एमसीक्यू की नजर से कम वैल्यूएबल है। तो चैप्टर नंबर 1 है इसमें, चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 12 है। बाकी चैप्टर जैसे चैप्टर नंबर 2 है, तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, सबसे ज्यादा एमसीक्यू इसी से आए हैं।
इसके बाद 2-2 नंबर के बाकी सारे चैप्टर हैं। तो आपको ये एनालिसिस काम में आएगा। ठीक है, अब हम लोग एक-एक करके एमसीक्यू तोड़ना शुरू करते हैं। एमसीक्यू के आंसर भी हम लोग एक-एक करके देखेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे चीज़ों को, और मैं ये भी बताऊँगा आपको कि कौन सा सॉल्यूशन मुझे सीबीएसई का गलत लगा। अगर आपको लगता है कि क्या नाम है वो सॉल्यूशन का व्यू कुछ और होना चाहिए था, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताएँगे कि इसका व्यू और क्या होना चाहिए था। ठीक है सर? चलिए जी बेटा, चलो देखो एनालिसिस टेबल जब हमने बना ली एमसीक्यू के लिए, तो हमें पता चल पाया कि एमसीक्यू कहाँ से कितने नंबर के आते हैं ऑन एन एवरेज। अब हम लोग एक एक करके एमसीक्यू के सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन डिटेल में पढ़ेंगे। देखो एमसीक्यू नाम के ही है। केस स्टडी मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे बहुत मार्क्स के केस स्टडी पेपर में बनती है, नियर बाय 70% की केस स्टडी बनती है और 30% का हमारा डायरेक्ट आता है। अब ये 70% 50% भी हो सकता है, तो ये एक रेंज है ना, एक सजेस्टिव रेंज देखी गई है कि मैक्सिमम 70% की स्टडी आती है, मिनिमम 50% आती है। तो आप मैक्सिमम 70% मत पकड़ के चलो, तो भी 50 तो पकड़ो। तो अब जो पहला अपना एमसीक्यू, ये भी हमारा केस स्टडी ही है एक तरीके से, लेकिन हम लोग इसको एमसीक्यू के फॉर्म में कर रहे हैं, बट है ये केस स्टडी ही। अब देखो क्या बोला हुआ है, द न्यूली अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ साहेब लिमिटेड। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था, जो बच्चों ने मेरे से क्लास लिया उनको पता होगा, ये मेरे बुकलेट में भी है। अब फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज मिस्टर Harawat noticed that the workers in the factory were not giving their best as the physical condition in the factory were not good। तो यहाँ पे बात करी गई है फैक्ट्री की फिजिकल कंडीशन के लिए। फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए लोग अपना 100% नहीं दे पा रहे। आगे he conduced he conducted an experiment to see the effect of the improvement in the physical condition in the factory on the performance of the worker by providing adequate वेंटिलेशन एंड वाटर फैसिलिटी। तो वहां पे फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री के अंदर वेंटिलेशन और वाटर फैसिलिटी नहीं थी। एक बंदा आया मिस्टर हरावत, उन्होंने नोटिस ये बात करी और उन्होंने देखा कि इसकी वजह से वर्कर जो है अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पा रहे। ही ऑब्जर्व दैट द फटीग लेवल ऑफ द वर्कर्स रिड्यूस। फटीग लेवल आप सभी को पता होगा, फटीग लेवल मतलब कितनी देर तक लोग काम कर पाते हैं और कितनी देर बाद थक जाते हैं, फटीग स्टडी बोलते हैं इसको। द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट बीइंग हाइलाइटेड इन द अबव केस। अब देखो फटीग स्टडी, टाइम स्टडी वगैरह वगैरह अपना चैप्टर नंबर 2 में था, और नेचर की जो बात करी गई है, नेचर इसने पूछा है तो नेचर अपना चैप्टर नंबर 1 से है। तो आप देख रहे हो कैसे इन्होंने एक तरीके से समायोजन करके एकदम कंबाइन करके चैप्टर नंबर 1 और 2 के कॉन्सेप्ट्स मिलाने के बाद एक क्वेश्चन पूछा चैप्टर नंबर 1 से। तो इन्होंने पूछा हुआ है द नेचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाइलाइटेड इन द अबव केस इज। तो अब इसका आंसर क्या होगा कि इसके अंदर मैनेजमेंट का कौन सा नेचर हाईलाइट किया गया है। तो आपको पता है यहाँ पे किया गया है मैनेजमेंट एज अ साइंस वाला। सबसे पहले तो मैनेजमेंट एज अ साइंस है, क्योंकि हमने साइंटिफिक मेथड वाली बात कर दी, थेरेटिक स्टडी चैप्टर नंबर 2। तो जब हमने मेथड की बात कर दी, जो साइंटिफिक तरीके से एक एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात करते हैं, तो हमने साइंटिफिक तरीके के नेचर की बात कर दी। ठीक है, क्योंकि साइंस क्या होता है, साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज और बॉडी ऑफ स्टडी और अ कॉन्सेप्ट, है ना। तो यही तो होता है हमारा साइंस। ओके, जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करी जाती है। और लेकिन इसमें एक बात और है, मैनेजमेंट आर्ट भी है क्या? ये आर्ट में हमने क्या पढ़ा था बेटा? आर्ट में हमने पढ़ा था कि आर्ट इज योर क्रिएटिविटी, लाइक द नॉलेज यू ऑलरेडी होल्ड बट द क्रिएटिविटी दैट enables you to apply it differently। आप उस चीज को कैसे करते हैं, बाकियों से कैसे अलग करते हैं, इसको आर्ट बोलते हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में आर्ट भी हो सकता है? तो मेरे ख्याल से तो ये आर्ट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने, मैनेजर ने अपने तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। तो बेटा इसका आंसर मेरे हिसाब से बोथ एएनसी होना चाहिए, बोथ एएनसी होना चाहिए, क्योंकि आर्ट भी है। ये आर्ट कैसे है? इसने अपने तरीके से वर्कर्स के लिए काम किया और उनको एक सोल्यूशन दिया वर्कर्स के लिए स्पेसिफिकली, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। लेकिन आपके सीबीएसई वाले सजेस्टेड आंसर्स में आंसर नंबर ए ही है, तो आप ए ही लेके चलेंगे। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो आर्ट भी हो सकता है, बहुत हद तक आर्ट भी सेटिस्फाई होता है। अब सेकंड क्वेश्चन, जास्मीन आलूवालिया इज द मैनेजर ऑफ एन आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम मार्केटिंग टीम। ठीक है, responsible for promoting exhibitions and events in the previous season। She defined the total work of managing. She defined the total work of managing the events into graphic designing, registration, inquiries, bill payment, etc. in order to facilitate specialization। Specialization की बात हो गई, specialization की बात हो गई। However, instead of allocating work, she had assigned each team member the full responsibility of managing the promotion of an entire event। अब उसने क्या किया? उसने ये नहीं किया कि भैया अलोकेट नहीं किया काम, उसने क्या किया? सारी टीम को, ईच टीम मेंबर को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी promotion of an entire event। In spite of holding regular team meetings to take feedback,
Jasmine found problems throughout the event season in the quality of graphic design, registration inquiry, bill payment, etc. तो उसे एक प्रॉब्लम भी मिल गई. ओके. For the upcoming event season, Jasmine has decided to divide this responsibility on the basis of her observation of the areas in which the individual team members have excelled in the previous season. पहले तो उसने क्या किया, असाइनमेंट और ड्यूटीज नहीं करी. पहले उसने क्या किया, पूरी टीम को, हर एक बंदे को पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, लेकिन बाद में उसने ये देखा कि कौन किस काम में अच्छा है, फिर उनको वो काम दिया गया. एंड अलोकेट द रोल्स बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस. ये हमने पढ़ा था ना कि स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, हम लोगों को काम उसी को वो देना चाहिए जिसके लिए वो बेहतर है. मतलब ये वही वाली बात है, जिसका काम उसी को साझे दूसरा करे तो ठिंगाबाजी वाला बात है. तो इसके अंदर हमने यहाँ पे सीखा भी था और समझा भी था कि काम उसी को देना चाहिए, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज उसी के साथ में होनी चाहिए जो पर्सन उसके अंदर बेस्ट है. तो यहाँ पे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. अब ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस का बात करी गई है, तो ये तो हो गया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, सिंपल पता चलता है. इसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजनिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो. Financial planning aims at allowing company to tackle the uncertainty in the respect of availability and timing of the funds. ठीक है जी. कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड्स. तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर मुझे तो दोनों बातें एकदम ठीक लग रही है, लेकिन हमें यहाँ पे समझना क्या है, हमें यहाँ पे समझना है कि असर्शन इज योर स्टेटमेंट, कि मैंने एक स्टेटमेंट दी और फिर मैंने उसी स्टेटमेंट के लिए एक रीजन दिया. तो ये भी हो सकता है बेटा कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो, ये रीजन भी ट्रू हो, लेकिन ये एक दूसरे के लिए ट्रू ना हो. जैसे मैं बोलूं कि भारत में बहुत सारे लोग गरीब हैं, ये मैंने बोली एक स्टेटमेंट, और मैं उसके साथ में उसका एक स्टेटमेंट के साथ में एक रीजन भी दूं. उसका रीजन मान लो मैंने ये दिया क्योंकि ज्यादातर बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी क्योंकि हमारा एजुकेशनल रेट जो है, स्किल रेट जो है अपना लो है, तो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये बिल्कुल रीजनिंग भी सही है. अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. भारत में ज्यादातर लोग गरीब हैं क्योंकि भारत में अधिकतर लोग दारू पीते हैं. अब इन दोनों बातों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि भाई गरीबी का सीधा रिलेशन दारू पीने से नहीं है, हेल्थ से है. अब गरीब है, उसका एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है दारू के साथ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट थोड़ी ना है बेटा. तो आपको ये समझना है स्टेटमेंट ट्रू है, दारू पीना भी ट्रू है, लेकिन क्या दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं? क्या एक दूसरे के रीजन हो सकते हैं? नहीं. तो वहां पे असर्शन ट्रू होगा, रीजनिंग नहीं होगी. ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखना है बेटा. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लगता है? इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग करती है एक काम. ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है? अनसर्टेनिटी में मदद करती है कंपनी की, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड टाइमिंग ऑफ द फंड्स में. लेकिन क्या ये फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए ऐसा कर पाती है क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स होता है ओनर एंड बोरर फंड्स का? इनका तो कोई लेना देना ही नहीं हुआ. एक हमने बात करी बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर की, ये तो कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, और एक हमने बात करी फाइनेंशियल प्लानिंग. तो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो फाइनेंशियल प्लानिंग का रीजन ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए इसका आंसर होगा बेटा हमारा कि बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू. दोनों सही है भाई, बात तो ये भी सही है, लेकिन ये उसका आंसर नहीं है, रीजन नहीं है मतलब. तो ये रीजन नहीं है, तो इसलिए आर इज नॉट करेक्ट. बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, मतलब सी ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. यही बात मैंने अभी आपको बोली कि भाई रीजन भी ट्रू है अपने आप में, असर्शन भी ठीक है, लेकिन असर्शन का रीजन जो होना चाहिए वो ये वो नहीं है. ठीक है जी. अच्छा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. स्टेटमेंट नंबर 1 तो आपने देखा, पहले हमारे दो क्वेश्चन केस स्टडी, पहले दो क्वेश्चन बेटा केस स्टडी, तो केस स्टडी, ये वाला भी केस स्टडी. ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजनिंग. चौथा क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट एनालिसिस पे है. दो स्टेटमेंट दी हुई है, पूछा ट्रू है फॉल्स है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन. ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन है. ठीक है, कैपिटल मार्केट डील इन मीडियम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सच एज इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर. बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन है. ठीक है, इसके बाद इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग. बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. अब पहले हम लोग रीजनिंग देख रहे थे, अब हम लोग रीजनिंग नहीं देख रहे, हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं बेटा? हम लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है. अगर दोनों ट्रू है तो दोनों ट्रू लगाओ, दोनों फॉल्स है तो दोनों फॉल्स लगाओ, एक ट्रू है तो एक ट्रू लगाओ, दूसरा फॉल्स लगाओ. तो देखो पहली स्टेटमेंट क्या है? सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन. ऐसा थोड़ी ना होता है, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता. अगर आपने वन शॉट रिवीजन नहीं देखी तो प्लीज सारे चैप्टर की वन शॉट रिवीजन पहले देख लीजिए, सारी चैनल पर उपलब्ध है. उसके बाद ये सैंपल पेपर आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है बेटा, इसलिए हम लोग इस पेपर को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, वरना तो वीडियो 4-5 घंटे की बन जाएगी, क्योंकि 3 घंटे में तो पेपर सॉल्व भी करना होता है आपको.
5 घंटे मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा तो 5 घंटे लग जाएंगे ऐसे तो, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा इसमें नहीं होता, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपको समझ में ये बात आ जाएगी। कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सच एज इक्विटी एंड डिबेंचर, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट हमारी जो है टू ट्रू है, स्टेटमेंट 2 हमारी एकदम सही है, 1 हमारी गलत है, तो डी आंसर इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। स्टेटमेंट टू इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स। चूज द स्टेटमेंट दैट करेक्टली हाईलाइट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब स्टाफिंग का क्वेश्चन है। अब हमने ये चीज देखी, पहला हमारा केस स्टडी, दूसरा हमारा केस स्टडी, तीसरा एआर, चौथा स्टेटमेंट, और हमारा ये वाला आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें तो कुछ है नहीं, रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें से पूछा है स्टेटमेंट दैट करेक्टली हाईलाइट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इक्विपमेंट। ये मैंने क्वेश्चन अपने एमसीक्यू बुकलेट में कराया है, जिन बच्चों ने मेरे से क्लास लिया उनको पता होगा, इसमें सारे क्वेश्चन ज्यादातर मैंने कराए हैं, एक एक चैप्टर में 200-200 क्वेश्चन कराए हैं, बदमाश उनको सॉल्व। अगर उसके बाद भी तुम ये भूल गए और गलत करके आए तो तुम्हारी पिटाई लगनी चाहिए बहुत ज्यादा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोलता है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, रिडक्शन इन द एम्प्लॉय टर्नओवर, हैव्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, डेवलप्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय। सिक्योरिटी तो हो ही नहीं सकती, आप बाहर से लोगों को ले रहे हो, तो बाहर से लोगों को ले रहे हो तो सिक्योरिटी उससे कैसे हो सकती है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि आप अपने ऑफिस में से ना लेके बाहर से कहीं से ले रहे हो, एक्सटर्नल सोर्स ले रहे हो, तो भाई ये कैसे हो सकता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी थोड़ी ना आएगा। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फाई कैसे हो जाएंगे अगर आप बाहर से किसी को हायर कर रहे हो। रिड्यूस रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर, अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप बाहर से किसी को हायर करते हो, एम्प्लॉय टर्नओवर का बेटा मतलब क्या होता है कि आपके पास एक साल में कितने लोग काम छोड़ के गए, तो बेटा ये कम थोड़ी ना होगा। अगर आप बाहर से किसी को भी हायर करते हो तो ये कम बिल्कुल भी नहीं होगा इससे, तो इसका आंसर होगा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। उनको पता चल जाएगा कि भैया अब हम लोग बाहर से हायरिंग कर रहे हैं तो वो काम अपना बढ़िया से करेंगे, सो दैट हम उनको निकाल के उनकी जगह पे किसी को बाहर से न ले लें, है ना। समझे बात, ये बात हमारी मेन समझने की है बेटा। यहाँ पे जो बात हमारी मेन है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि जो लोग अभी हैं वो ये सोचेंगे कि बाहर से अगर हायरिंग हो रही है इंटरनली लोगों को निकाला भी जा सकता है, फिर तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनके अंदर आएगी और वो काम को बढ़िया करेंगे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी। और हमारा नया टैलेंट भी तो आएगा ना अगर हम बाहर से करते हैं। देखो इंटरनली हमारा टैलेंट लिमिटेड है, टैलेंट मतलब वही लोग जो काम कर रहे हैं, हम बाहर से करते हैं तो नया टैलेंट आएगा, नया टैलेंट आएगा तो उससे कॉम्पिटिशन हमारे यहाँ पे बढ़ेगा, क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। इसके बाद गुडविल एंटरप्राइजेस लार्ज स्केल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर हु फुलफिल्स द नीड ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल यूजर एंड कंज्यूमर्स, द कंपनी इज प्रोवाइडिंग इजी फाइनेंस। अब देखो ये भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, तो आपने यहाँ पे देखा ना अभी तक जितने एमसीक्यू करे हमने उसमें ज्यादा तो केस स्टडी टाइप ही था, एक ही डायरेक्ट था। आगे आगे लिखा था कंपनी इज प्रोवाइडिंग इजी फाइनेंस फैसिलिटी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट विच हैज कंसिडरेबली इंक्रीज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, द कंपनी हैज इंस्टॉल्ड अ न्यू ब्रांच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर to efficiently manage and coordinate activities across their multiple branch and location. Identify the component of the business environment from the above study. सिंपल सी बात है कि उन्होंने एक ऐसी मशीन लगाई है बेटा, मशीन जब भी बात आती है तो मशीन से किससे रिलेटेड है, मशीन से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और क्या क्या होता है इसके अंदर, हमारे पास इसके अंदर और भी चीजें होती हैं सर, और क्या चीजें होती हैं एनवायरमेंट के अंदर, हमारा लीगल भी पॉलिटिकल भी होता है ना, तो लीगल पॉलिटिकल तो नहीं है ये, तो देखो पॉलिटिकल भी नहीं है, इकोनॉमिकल भी नहीं है, हमारा टेक्नोलॉजिकल है, ये साफ ही पता चल रहा है। तो इसका आंसर सी है बेटा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं आना चाहिए आपको भी कि ये टेक्नोलॉजिकली ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सी होना चाहिए। लेकिन 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 इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस के अंदर धांधलेबाजी है। पहला पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, तो इसके अंदर ना हमें गुच्छे दे रखे हैं, गुच्छे मतलब कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल के साथ लीगल दिया हुआ है, तो लीगल बिल्कुल नहीं आएगा बेटा, लीगल नहीं आएगा क्योंकि लीगल तो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो इकोनॉमिक बोल सकते हैं, इकोनॉमिक क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये अब हमें सस्ता पड़ेगा, हमें क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमें सॉरी कस्टमर को ऐसे कस्टमर सस्ता पड़ेगा क्योंकि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप इकोनॉमिक को यहाँ पे जोड़ सकते हो, लीगल को मत जोड़ना, इकोनॉमिक, और ये होगा हमारा टेक्नोलॉजिकल। तो आंसर नंबर डी करेक्ट है बेटा, ठीक है, सी नहीं है डी है। अब ये दोनों जो मार्क है एग्रो मार्क और ये ग्रीन मार्क इको मार्क जो है, आइडेंटिफाई द रिस्पांसिबिलिटी दैट अ कंज्यूमर फुलफिल्स, तो सीपी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है हमसे कि क्या क्यों है ये, क्या है ये मार्क, तो असर्ट योरसेल्फ टू एंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील, नहीं, मार्क से ये थोड़ी ना पता चलेगा। मार्क से पता चलेगा कि आप बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, आप केवल अच्छा माल खरीद रहे हैं, इससे ये पता चलेगा। तो ये इसका आंसर होगा सी, क्योंकि मार्क आप क्यों देखते हो यार, क्वालिटी के लिए तो देखते हो, विजुअली इंपेयर्ड वाला हमें करना नहीं है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर असर्शन रीजनिंग आ गया, तो आपने देखा ये AR2 है। डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही कम आ रहे हैं एमसीक्यू में भी। कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशन, डेविएशन मतलब जो हमने सोचा था, जो हमने सोचा था मतलब जो हमने एक तरीके से प्लान किया था
और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अगर बराबर डेविएशन नहीं है, अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है तो इसको बोलते हैं डेविएशन। जब ये दोनों बराबर एक दूसरे के नहीं होते हैं, दिस इज नोन एज डेविएशन। तो कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंट डेविएशन, यस, कंट्रोलिंग डेविएशंस को प्रिवेंट करती है, लेकिन आपको एक बात ये समझनी है कि वो प्लान्स के साथ में एक तरीके से अलाइनमेंट बिठाती है। ठीक है, तो अलाइनमेंट बिल्कुल बिठाती है। रीजन क्या है? कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डेविएशन बाय टेकिंग एक्शंस एंड डिसीजन दैट रिड्यूस देयर रीअकरेंस। अब देखो भाई, यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग दोनों दी हुई है। डेविएशन कैसे कर सकती है उसका रीजन नीचे दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। क्यों? क्योंकि डेविएशन कैसे मिटाएगी, मैंने अभी आपको बताया, डेविएशन मिटाएगी बाय टेकिंग एक्शंस एंड डिसीजन दैट रिड्यूस देयर रीअकरेंस, जो वापस से वो दोबारा ना हो, इसको बोलते हैं करेक्टिव मेजर। बेटा चैप्टर में आपने पढ़ा था। इसके बाद ज्वाइनिंग अ जॉब मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सोशलाइजेशन of employees at the workplace. The employee should be given a post for which he has been selected. Praise the subsequent step of staffing in small organization in the current order. देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा एक भी नहीं आ रहा इसमें। बताओ, अब डायरेक्ट हमें बताना है ऑर्डर वाला। तो ऑर्डर कहाँ से शुरू होता है बेटा? सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम लोग उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराएंगे। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जिस ऑप्शन में है वही हमें यहाँ पे फाइनल कर लेना। ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, तो बी तो गया। सबसे पहले परफॉर्मेंस थोड़ी ना अप्राइजल कर देंगे। परफॉर्मेंस अप्राइजल का मतलब उसको और प्रमोशन देने एक तरीके से, वो थोड़ी ना दे देंगे आते ही उसको। सबसे पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद उसका परफॉर्मेंस अप्राइजल होगा। तो परफॉर्मेंस अप्राइजल कहाँ पे है? इसमें है, सेकंड में, इसमें है, इसमें नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी गया। बचा सी और डी। तो हमारा ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गया, परफॉर्मेंस अप्राइजल होगा, उसके बाद हम क्या देंगे उसको सर? परफॉर्मेंस अप्राइजल देने के बाद उसको हम देंगे प्रमोशन। उसके बाद करेंगे उसकी करियर प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसकी करियर प्लानिंग करेंगे और उसके बाद में उसको करेंगे कंपनसेट। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, डी नहीं। ओके, स्पाइस वर्क इज अ कंपनी हमारा 10वां है। स्पाइस वर्क इज अ कंपनी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ओके, हमारे पास अगला है क्वेश्चन 10वां, स्पाइस वर्क। अब देखो ये भी केस स्टडी काइंड क्वेश्चन था एक तरीके से, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल देता हूँ। Spice work, a company providing financial services to its client, is keeping a close check on the employee's activity by using biometric and retina scanning as modes of assessing the office premises in order to ensure greater security of information in the organization। मतलब उन्होंने यूज क्या किया भाई? फिंगरप्रिंट लगा के आप अंदर घुसोगे, कुछ भी चीज यूज करोगे फिंगरप्रिंट लगाओगे, या तो रेटिना मतलब आंखों का स्कैन करोगे। चूज द करेक्ट पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अभी कंट्रोलिंग का तो हिस्सा है, लेकिन कौन सी कंट्रोलिंग है? तो कंट्रोलिंग ये बात है हमारी डिसिप्लिन की, कि भैया अगर स्कैन होगा तो पता चल जाएगा कि कौन कब क्या यूज कर रहा है, तो उसका कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। दिस कम्स अंडर डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, करता तो है लेकिन इस पॉइंट में ऑर्गेनाइजेशन गोल का कोई लेना देना नहीं है। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन डिसिप्लिन, अभी तक मेरा यही आंसर करेक्ट पुट ऑन है। अभी मैं बाकी ऑप्शंस भी इवेल्युएट करूंगा, उसके बाद आंसर बताता हूँ। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन इवॉल्विंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, इससे क्या मोटिवेशन मिलेगा? कुछ भी नहीं। कंट्रोलिंग एनेबल्स ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तो है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थोड़ी ना कर रहे हैं। यहाँ तो हम लोग एम्प्लॉयज की बायोमेट्रिक और रेटिना से स्कैनिंग कर रहे हैं, तो ये थोड़ी ना होगा हमारा डिसिप्लिन वाला आंसर, इसमें एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये हम लोग सीएफएस में भी पढ़ते हैं ना, कैश फ्लो में भी पढ़ते हैं। ये दोनों कॉमन चैप्टर्स हमारे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें भी है और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, ये सारे चैप्टर कॉमन है इसमें भी और उसमें भी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेटा क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग किसी और कंपनी में पैसा डालते हैं, या तो शेयर्स के जरिए या तो इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए उससे रिलेटेड। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो, नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो ये बात तो कहीं ना कहीं एकदम ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना सर। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछा? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बतानी है। करंट एसेट्स आर दोज assets which get converted into cash within 1 year, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इरिवर्सिबल, मतलब इरिवर्सिबल मतलब क्या है? इसको वापस से मोड़ा नहीं जा सकता। एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो वापस से इसमें बदला नहीं जा सकता। ये तो सब में ही होता है ना यार। कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या? अगर मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज किसी ट्रिप पे जाऊंगा, मैंने डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया, अब मैं उस डिसीजन पे फॉलो अप करने लग गया, तो क्या मैं वापस जा सकता हूँ पास्ट में? नहीं जा सकता यार। तो ये तो बिल्कुल हमारा क्या है, एकदम करेक्ट बात है, इनकरेक्ट बात नहीं है, एकदम करेक्ट बात है। अब बचा लास्ट आंसर, तो सही हमारा डी ही है। वैसे पढ़ लेते हैं। साइज ऑफ असेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड competitiveness
आर नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। यार ऐसा थोड़ी ना होता है, कैपिटल बस्टिंग अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज होगी ही होगी। तो डी एकदम सही आंसर है। स्टेट कमीशन हैज द जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स विद द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन इज। तो ये हमारा सीपी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। कितना रुपए होनी चाहिए बेटा, कितना रुपए होनी चाहिए? हमने लिमिट पढ़ी थी और मैंने आपको लिमिट बताई भी थी कि लिमिट कितनी होनी चाहिए, मोर देन 1 करोड़ एंड नॉट मोर देन 10 करोड़। आंसर नंबर इसका डी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ठीक ही है भाई। अब अपना मैचिंग का भी क्वेश्चन आ गया, ये लो भाई, मैचिंग का भी क्वेश्चन आ गया। इंक्रीज डिमांड ऑफ खाखरा एंड थेपला इन द रीजन ऑफ गुजरात एज कम्पेयर टू द दिल्ली रीजन। अब ये क्या है हमारा, यहाँ पे बोला हुआ है मैच द स्टेटमेंट गिवन बिलो कॉलम 1 विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट गिवन इन कॉलम 2। अब यहाँ पे बताया है कि क्या क्या चीजें जो है वो मैच हो सकती है एक जैसे। दूसरा, डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट आर इशूड टू द स्टूडेंट एक्सेसिबल इन अ सिक्योर्ड मैनर टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस लाइक करप्शन वगैरह। तो ये सब तो हमारा अपार आईडी आपको भी मिली होगी ना, अपार आईडी वगैरह, तो ये सब चीजें तो वही है जो डिजिटल है। डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजिकल है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल तो बेटा है ही नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बी में क्या है, डायनेमिक होगा। तो बी हमारा सीधा सीधा मिल जाएगा किससे जाके, डायनेमिक से, क्योंकि ये चेंज होता रहता है ना जैसे, तो चेंज की वजह से हमने इसे अडॉप्ट किया है। फैशन मार्केट इज फेसिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ फैशन मार्केट। तो ये क्या बात हुई सर, ये बात हुई हमारी कि अनसर्टेनिटी है। ये क्या बात हुई सर, अनसर्टेनिटी। तो हमारा सी जो मिलेगा वो जाके मिलेगा फर्स्ट से। अ न्यू गवर्नमेंट विल रिजल्ट इन चेंजिंग गवर्नमेंट रूल्स और वगैरह 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 बात करी गई है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, हमारा डी जो होगा ये होगा इंटर रिलेटेडनेस। तो बाकी सेक्टर्स पे भी हम पे, बाकी सेक्टर से भी हम पे फर्क पड़ता है। और ए जो बचा है ये थेपला वाला, ये रिलेटिविटी आ जाएगा। तो फर्स्ट का ए का फर्स्ट कहाँ पे है यार, ए का हमारा होना चाहिए, ए का थर्ड कहाँ पे है? तो ए का थर्ड इसमें भी है, ए का थर्ड इसमें भी है। चलो आगे देख लेते हैं, हमने बी किसमें मिलाया है बेटा, हमने बी मिलाया है सेकंड में, तो बी सेकंड, तो डी गया, ए ऑप्शन बच गया। ए ऑप्शन ठीक है, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, ये सही है। ये मैचिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। हाँ चलिए जी सर। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइज एक्सेट्रा इज नोन एज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले चैप्टर से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया तो समझ लो बेकार है फिर उसकी पढ़ाई करना, क्योंकि ग्रेडिंग इसका आंसर डायरेक्टली है। ब्रांडिंग तो हो नहीं सकता, ब्रांडिंग तो सभी को पता है, जिसने नहीं भी पढ़ा कॉमन सेंस लगा के बता सकता है कि यार ब्रांडिंग का मतलब होता है प्रमोशन करना, किसी का ब्रांड बनाना। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक कैटेगरी में डाल देना। मार्केटिंग प्लानिंग मतलब प्लान करना कि हम कैसे उसको मार्केट करेंगे। तो बच्चा तो ग्रेडिंग है ना, ग्रेडिंग मतलब ग्रुप्स में बांटना छोटे छोटे, उनकी क्वालिटी साइज वगैरह से। अब देखो फिर से आगे केस स्टडी। तो आपने देखा बेटा केस स्टडी कितनी सारी आ रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम है। 3 क्वेश्चन अभी तक डायरेक्ट मिले और हम लोग क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं 15वें पे। 15 क्वेश्चन में से केस स्टडी ज्यादातर मिली, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट मिले बस। शिव कुमार, नहीं ये क्या लिखा है, शिवा कुमार, शिवा। यार वाह की स्पेलिंग वी करो ना यार, मतलब सीबीएसई वाले नाम भी गलत लिखते हैं। शिवा कुमार runs a legal consultancy firms in छत्तीसगढ़। whenever the firm hires a new employees on the first day, तो मुझे पता चल गया क्वेश्चन स्टाफिंग का है। First day of joining, they are welcome to the organization and are given details about the dress code, lunch timing, introduction to daily operations, and fellow colleagues. They are familiarized with the organization policies and procedure, emergency exits, evacuation procedure, etc. मतलब पहले दिन जो आया उसको सब कुछ बताया। Name the type of training which is provided by the शिवा कुमार इन दिस फॉर्म। तो बताओ कौन सी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं सर, इसको बोलते हैं इंडक्शन। यहाँ पे क्या है, इंडक्शन, इसको इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन इन इंडिया। ओके, तो आपने देखा यार ट्रू फॉल्स ज्यादा आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग ज्यादा आ रहे हैं, केस स्टडी ज्यादा आ रहे हैं। तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ है एमसीक्यू में, बिल्कुल भी नहीं है, भूल ही जाओ, पाएंगे भी वो। देखो भाई यहाँ पे क्या बताना है हम लोगों को, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्शन इन इंडिया। तो क्या क्या इनकरेक्ट है यहाँ पे, it is not only include educating consumers about their rights and responsibility but also helps in getting their grievance redressed। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उनकी ग्रेवरेंस मतलब उनकी भाई जो भी परेशानियां हैं उनको हम लोग रीड्रेस करते हैं, एड्रेस करते हैं, ठीक है। एड्रेस करते हैं मतलब पूरा करते हैं, तो एजुकेशन भी करते हैं और उनकी परेशानी को भी सॉल्व करते हैं। पहली बात बिल्कुल ठीक है, हमें इनकरेक्ट बतानी है। सेकंड, इट not only requires a judiciary machinery for protecting the interest of consumer but also requires the consumer to get together and form themselves into a consumer association for protection and promotion of their interest। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है यार, उन लोगों को भी साथ में होना चाहिए एज कंज्यूमर्स, हम लोगों को एक ग्रुप बनाना चाहिए।
ग्रुप से क्या होगा, अगर मान लो मुझे पता चला कि भाई एक कंपनी है, कोई सी कंपनी है, पाटा, पाटा का कोई नमक आ रहा है, वो टाटा का होना चाहिए था लेकिन पाका का आ रहा है, पाटा का आ रहा है सॉरी, तो मैं बाकी लोगों को भी बता दूं ना भाई पाटा का नमक लेना, उसमें मिलावट आती है, तो मुझे एज एसोसिएशन सबको एकदम फटाफट से पता चल जाएगी पूरी बात, तो मेरा बेनिफिट है, ट्रू है। इट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस, मोरल मतलब सामाजिक, नैतिक, तो हाँ बिल्कुल, ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, बिल्कुल, तो बचा हुआ डी बिल्कुल ठीक है। द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1981, बिल्कुल बी एकदम गलत बात है, क्योंकि ये आए 1986 में थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ना कि 1981 है। ठीक है जी, ओके, हमें यहाँ पे ये बात समझ में आ गई है। आप आइडेंटिफाई द डिसीजन व्हिच इज नॉट टेकन अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिविडेंड डिसीजन लेते हैं, कैपिटल वेस्टिंग लेते हैं, बोथ वीएनसी लेते ही लेते हैं, नहीं, एक मिनट, डिविडेंड डिसीजन तो हम लेते हैं भैया, कैपिटल डिसीजन हम लोग लेते हैं, कैपिटल वेस्टिंग वाला डिसीजन भी लेते हैं, प्राइसिंग नहीं लेते बेटा। प्राइसिंग मतलब कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, व्हाट मस्ट बी कॉस्ट, ये क्या होनी चाहिए, ये हम लोग नहीं लेते डिसीजन। व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग मतलब रेजिंग ऑफ कैपिटल के डिसीजन, जो आप कैपिटल उठाते हैं ना मार्केट से, उसके डिसीजन लेने में आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आपको अफेक्ट कर सकती हैं, तो कौन कौन सी अफेक्ट कर सकती हैं बेटा, कैश फ्लो तो करेगी, और क्या चीज करेगी, क्या बी करेगी, हाँ स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग भी करेगी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क करेगा क्या, हाँ सर करेगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क भी, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन करेगा क्या, नहीं सर ये नहीं करेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स नहीं करेगा, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट करेगा क्या, सर करेगा, लेवल ऑफ कंपटीशन करेगा क्या, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसके अंदर मैंने जो दो चीजें काटी है बस वही यहाँ पे देखी आएगा, बाकी सारे आएंगे, ए बी सी आएगा आपका, ए बी सी तो ठीक है, डी नहीं आएगा, फिर ई आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तो हमें तीन ही ऑप्शन लिखने हैं बेटा खाली, तो मेरे पास तो यहाँ पे चार ऑप्शन बैठ रहे हैं वैसे, लेकिन उन्होंने बोले हैं तीन ही लिखने के लिए, तो चारों करेक्ट है, उसमें से जो भी तीन यहाँ पे आएंगे कहाँ जहाँ पे भी, उसी को हम लोग पुट ऑन कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी और ई। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से करेक्ट था सर, ए भी ठीक था, बी भी ठीक था, सी भी ठीक था, और ई भी ठीक था, लेकिन इन्होंने तीन ही ऑप्शन दिए हैं, तो ये जो तीनों जहां पे भी होंगे वही हम करेक्ट लगा देंगे, जैसे बी सी और एफ है, तो इसके अंदर तो ये है नहीं, डी ई एफ इसमें भी नहीं है, ए सी डी इसमें भी नहीं है, तो हमारा ए सी और ई करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए डी। Consumers can ask anything regarding the date of manufacturing, MRP, etc. about the product that he intend to buy. डायरेक्ट क्वेश्चन अब आ गया हमारे पास, तो जैसे जैसे खत्म हो रहा है वैसे वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, बट ज्यादातर एनालिसिस को क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन और है फिर हम लोग फटाफट ये भी एनालिसिस करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आए थे बेटा। ठीक है, देखो हमारे ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया एमसीक्यू करते करते, पेपर में इतना समय मत लगाना, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, पेपर में तो फटाफट करना है इसको। कंज्यूमर्स कैन आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग, ये तो हो गया, आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट हाइलाइटेड इन द अबव लाइन, देखो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे कौन सा राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, अश्योर्ड नहीं, हर्ड नहीं, सेफ्टी नहीं, ये सब तो है ही नहीं कुछ, इन्फॉर्म्ड। लास्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग, कॉस्ट ऑफ द डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ कंपनी, पहली बात हमसे बोली गई कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कम होती है, ओके, हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा कि डेट स्पेसिफिकली बोला जाए तो चीपर होते हैं, किससे, इक्विटी से, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज शेयरहोल्डर्स वेल्थ, तो ये भी बात यार बिल्कुल ठीक है, तो दोनों की स्टेटमेंट जो है हमारी एकदम ट्रू है, तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, और सात, ओके, तो हमारे पास सात बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, सात, 20 में से, तो बाकी बचे हुए कितने हमारे पास सर, 20 में से हमारे सात तो क्वेश्चन ऐसे ही आगे, तो बचे हुए 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन के अंदर केस स्टडी बेटा हमें देखने को मिली, ट्रू फॉल्स देखने को मिले, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिले, और असर्शन रीजनिंग देखने को मिले। ठीक है जी, चलो हमने सेक्शन ए फुल कवर कर लिया, सेक्शन ए मतलब पूरा एमसीक्यू का पार्ट 20 नंबर में कवर कर लिए। अब हम लोग आ जाते हैं 21वें पे। अब 21वें जो हमारा क्वेश्चन है, 21 में ए और बी का मतलब है कि 21 का ए का मतलब है ए और बी में से कोई एक करना है बेटा, लेकिन मैं आपको दोनों सॉल्व कराऊंगा, दोनों ही सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको दिमाग में दोनों का सोल्यूशन एकदम क्लियर रहे। वैसे आपको दोनों में से कोई भी एक ही करना है, पेपर में भी एक ही करना है, ठीक है। ओके सर, किसी का कोई डाउट अभी तक यहाँ पे है तो प्लीज कमेंट डाउन में पुट ऑन कर सकता है, मेरे को कोई भी इशू नहीं होगा इस चीज को बताने के लिए। अब हम लोग सेक्शन बी शुरू करेंगे, तो सेक्शन बी में हम लोग पहले एक टेबल बना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टेबल बनाई थी, ऐसी टेबल में दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, यहाँ पे मैं लिख दूँ अपना नाम, बहुत सारे जो अपने
यूट्यूब पे टीचर होते भाई पायरेट कर देते, पता ही नहीं चलता, बोलते भैया हमने किया है। इसलिए भैया अपना सेफ रहना ज़्यादा बेहतर है। मैं तो जिन बच्चों को अपने नोट्स भी देता हूँ ऑफलाइन, उनसे भी पूछ लेना, उनको भी पीडीएफ कॉपी अब मैंने देना बंद कर दिया है। मैंने तो एक साइबर कैफे वालों को भी पकड़ा है रिसेंटली, जो भाई नोट्स मेरे पायरेट कर रहा था बिना मेरी मंजूरी के, बताओ। वो क्या करता था, बच्चे उसके पास प्रिंट निकलवाने जाते थे, वो भाई उन प्रिंट्स की कॉपी अपने पास रख लेता था, मतलब सॉफ्ट कॉपी, और उसने पूरी बुक मेरी पायरेट कर दी। अब बताओ, मेरा तो नुकसान हो गया ना बेटा। चलो अब हम लोग यहाँ पे मार्क्स लिख लेते हैं। मार्क्स जितना पूछे गए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस होगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, आप नाम ऊपर देख लेना बेटा, है ना, नाम ये देख लेना, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, नाम ऊपर देख लेना बेटा। चैप्टर के नाम तो आपको पता भी होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से कितने नंबर का है, इस बार जो सैंपल पेपर में पूछा गया है वो 6 नंबर का पूछा गया है। ओके, वेरी गुड। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से भी 6 नंबर का पूछा गया है। चैप्टर नंबर 3 से 5 नंबर का, चैप्टर नंबर 4 से 11 नंबर का, ओ माय गॉड। इसके बाद 8 नंबर, इसके बाद 15 नंबर, भाई साहब स्टाफिंग से 15 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, 9 नंबर, 10 नंबर, भाई अच्छे अच्छे चैप्टर हमारे सामने आ रहे हैं। 6 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर। टोटल जो पेपर आपका आया पार्ट बी में वो आया 90 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 90 मार्क्स का। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा पेपर तो 80 नंबर का ही होता है, 80 में से 20 नंबर के तो एमसीक्यू हो गए, बचे हुए हमारे पास 60 नंबर का हमारा पेपर होता है। तो 20 नंबर के एमसीक्यू बेटर जो है आपके, क्योंकि पेपर आपका 20 ही नंबर पूरा 80 नंबर का था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंटरनल चॉइस थी, तो इंटरनल चॉइस भी मैंने जोड़ दी है। इंटरनल चॉइस जोड़ के ये 60 वाला पेपर के लिए आपको 90 नंबर का पेपर मिलेगा। तो 90 में से आपको 60 का ही करना है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ टोटल 90 नंबर का पेपर है। तो हम लोग टोटल मार्क्स देखेंगे ना एनालिसिस में, तो यार देखो और में भी आया तो है ना। तो हमारे पास चॉइस जो मिलेगी हमें तकरीबन 30 नंबर की मिलेंगी पेपर में भी। मेन पेपर में भी यही पैटर्न रहने वाला है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलो तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी कैटेगरी लिख लें फटाफट। तो हमारा सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर जो है वो है ये चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 हमारा कौन सा है सर? स्टाफिंग। स्टाफिंग अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए कैटेगरी में स्टाफिंग आया है सैंपल पेपर में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ए कैटेगरी का है 11वां। 11 नंबर है जो, मतलब चैप्टर नंबर 4। तो 1 2 3 4 हमारा हो जाएगा प्लानिंग। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास ए कैटेगरी का नंबर है जो 10 नंबर का आया है, हमारा चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। बोलेंगे कंट्रोलिंग चैप्टर तो बहुत छोटा था, उसमें तो जान ही नहीं है बेटा, उस अपने चैप्टर में अकेले में जान नहीं है। लेकिन अगर आप उसको कंबाइन कर दोगे ना बाकी चैप्टर्स के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल करके आएगा आपके लिए। ठीक है जी, हो गया। अब हमारे पास बी कैटेगरी के चैप्टर आ जाएंगे जो 10 नंबर से कम के आएंगे। तो बी कैटेगरी का सबसे पहला चैप्टर 9 नंबर का मेरे सामने है, जो कि मेरे पास स्टाफिंग के बाद हमारा कौन सा चैप्टर होता है बेटा? स्टाफिंग के पास डायरेक्टिंग है हमारे पास चैप्टर, डायरेक्टिंग। तो ये बी कैटेगरी का हो गया। इसके बाद 8वां बी कैटेगरी का, तो प्लानिंग के बाद हमारे पास कौन सा चैप्टर आएगा? ऑर्गेनाइजिंग। तो आपने देखा बेटा, अगर आप खाली ये भी कर लो ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, खाली ये भी कर लो, तो खाली ये चैप्टर करने पे भी आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 8 15 9 और 10। 53 नंबर का तो इन्हीं से मिल के आया है। 53 नंबर का तो खाली फंक्शन से ही पूछा गया है। 53 मार्क्स मैटर करते हैं ना, 53 मार्क्स। चलो भाई, अगर मान लो आपको पेपर, अब देखो 60 नंबर का पेपर था, 53 इसमें से पूछ लिया, और में पूछा तो आप और में भी तो कर सकते हो। बताओ, फंक्शन कर लो यार, 53 नंबर बढ़िया, मतलब मजेदार आ जाएंगे। 53 यहाँ से आ गए, 20 नंबर ऊपर से आ गए, हो गए 73 नंबर। 80 में से 73 क्या बुरे हैं? बाकी चैप्टर तो नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अब देखो बाकी चैप्टर जो अपने हैं सेकंड टर्म वाले, नौवा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं बेटा। जो चैप्टर नंबर हमने फर्स्ट टर्म में देखे हैं ना सारे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 6 नंबर का, तो ये सी कैटेगरी में, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी और ये भी सी। तो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा फंक्शंस हैं, बस फंक्शंस ही इंपॉर्टेंट है। सारी कैटेगरी ए और बी में फंक्शंस ही हैं, बाकी सारे सी हैं। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 90 नंबर का पूरा पेपर बनेगा। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी तो करने स्टार्ट करेंगे ना, जब भी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, कर पाएंगे कुछ चीज़, है ना सर। चलो, अब बेटा जो क्वेश्चंस हैं देखो वो बड़े क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसलिए हम लोग उसको इस अप्रोच से करेंगे कि मैं आपको ना यहाँ पे आंसर इंडिकेशन दे दूंगा। आंसर्स जो ज्यादा क्रिटिकल नहीं होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, उसके तो इंडिकेशन दे दूंगा, केस होगा तो उसे सॉल्व करा दूंगा। बाकी सॉल्यूशन पूरा लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ये चीज कर लोगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पहला ही 21वां क्वेश्चन 3 नंबर का, पहले क्वेश्चन में 3 नंबर का है।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मतलब इसके और में जो है वो भी 3 ही नंबर का है। तो हमारे पास क्या है, स्टेट द मीनिंग एंड सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया बेटा। सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं? सिंगल यूज प्लान हमारे होते हैं जो नॉन रिकरिंग काम के लिए किए जाते हैं, मतलब वो काम जो एक ही बार है और उसके बाद जर्नली इन्हें खत्म कर दिया जाता है। इनकी ड्यूरेशन जर्नली जो होती है मंथ की होती है या तो एक दिन की होती है। ये होते हैं सिंगल यूज प्लान। इसके बारे में आप लिख भी सकते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स मतलब जो सिंगल प्लान नहीं होते, मतलब जो रिकरिंग कामों के लिए बनाए जाते हैं, जिनकी ड्यूरेशन नॉर्मली लंबी होती है और जो एफिशिएंसी को भी बढ़ाते हैं हमारी। बेसिकली दीज आर द मेन प्लान। ये हमारे मेन प्लान होते हैं, नॉर्मल प्लान होते हैं। अच्छा, इसके बाद और में भी देखोगे ना स्पेशल बात, तो मेन क्वेश्चन भी प्लानिंग का और में भी प्लानिंग का ही। तो प्लानिंग का पूछा हुआ है हाउ प्लानिंग। अब हाउ प्लानिंग का क्या पूछा हुआ है कि प्लानिंग कैसे रिड्यूस करते क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी ऐसे रिड्यूस करते कि जब मैंने आपको प्लान दे दिया कि आपको ऐसे करके ऐसे जाना है, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी से इसी रास्ते से जाना है, तो अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगा सकते। जब भी मान लो आप कैब में जा रहे हो, आपने कैब वालों को बता दिया कि भैया आप यहाँ से यहाँ जाना है ए से बी और इसी रास्ते से जाना है। यहाँ से जाने के और भी रास्ते हैं, ऐसे भी रास्ते हैं, लेकिन वो किसी और रास्ते से नहीं जाएगा क्योंकि आपने उसको एक प्लान बना के दे दिया। तो क्रिएटिविटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, रिड्यूस कर देगा, एकदम खत्म। रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? प्लान जनरली फ्लेक्सिबल नहीं होते। जब हम लोग क्या करते हैं, एक डिटेल्ड प्लान सेट कर लेते हैं, एक डिटेल्ड प्लान हमारा सेट हो जाता है तो हम लोग उसी को बस टिक करते हैं। अब देखो ये अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। जैसे इस एग्जांपल में क्रिएटिविटी दिखाना उसको महंगा पड़ता, हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाता। लेकिन बात बेसिकली हमारी यहाँ पे ये है कि क्रिएटिविटी दिखाना अच्छी बात है बुरी बात है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बात ये कि प्लानिंग से क्या क्रिएटिविटी रिड्यूस होती ही नहीं होती? तो आंसर इज यस, क्रिएटिविटी से हमारा सॉरी प्लानिंग से क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है। हमारा प्लानिंग कौन से कैटेगरी में चैप्टर था बेटा? प्लानिंग तो हमारा कैटेगरी नंबर बी में था चैप्टर, नहीं भाई ए में था। प्लानिंग 11 नंबर का है अपना प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग आपको इंपॉर्टेंटली करना है अच्छी तरीके से। ओके, मैंने आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद कराई हैं कोड्स के जरिए, मेमोरी टेक्निक्स के जरिए, तो आप उसको भी फॉलो करना। रिजिडिटी मैंने आपको बताया, प्लान्स जनरली फ्लेक्सिबल नहीं होते। जब एक डिटेल प्लान सेट कर दिया जाता है तो उसी प्लान को फॉलो करना होता है, उसके अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं होती बदलाव की। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लीडरशिप क्या होता है बेटा ये बताना है। लीडरशिप तो यार हमारा कौन से चैप्टर से आया है? इसमें डायरेक्टिंग से आया, ऑब्वियस सी बात है। तो लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप क्या होती है? बेसिकली लीडरशिप मींस द एबिलिटी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। छोटी सी बात यही है, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, यही होती है हमारी लीडरशिप। अच्छा, गिव टू सिचुएशन इन विच ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव। तो यहाँ पे लीडरशिप के स्टाइल भी थे ना हमारे, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक। तो हमारा यहाँ पे ऑटोक्रेटिक हमारा जो होता है वो कब कब होता है? जहां पे हमें पहला ऑटोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक देखो बेटा यहाँ पे पूछा क्या है हमसे कि ये दो सिचुएशन भी आपको बतानी है। अभी मेरे को दो ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल सबसे ज्यादा मतलब बढ़िया है लगाने के लिए। लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव। तो ऐसी दो सिचुएशन हमको बतानी है। हमको पता है पहली सिचुएशन जहाँ पे हमें क्विक डिसीजन लेना हो, फटाफट डिसीजन लेना हो, वहां पे सबसे बेहतर होता है ये। और जहां पे एम्प्लॉयज क्या होते हैं? एम्प्लॉयज होते हैं इनएक्सपीरियंस्ड। जहाँ पे एम्प्लॉय क्या होते हैं? इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं और जिनको सब चीजें बतानी पड़ती है, जो गलती कर सकते हैं, वहां पे ऑटो क्रेडिट ज्यादा बढ़िया रहता है। अच्छा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सीधी सीधी सी बात पूछी हुई कि कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, मैसेजेस टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ये बात हमारी है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोज अ प्री डिटरमाइंड सेट और हायरार्की ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, सच एज ईमेल एंड हमारे हो गए फटाफट से रिपोर्ट। तो इसको बोलते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल अकर्स विदाउट एनी प्रीडिटरमाइंड रूट ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जैसे फॉर्मल में क्या होता है कि भैया आप यहाँ से मुझे मेल भेजेंगे और मैं उस मेल का रिस्पॉन्ड करूंगा एक सेट फॉर्मेट में, इसको बोलते हैं फॉर्मल। लेकिन इनफॉर्मल का मतलब मेल पक्का नहीं है, फोन भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर लो, ये इनफॉर्मल है हमारा। ठीक है जी, ओके। ये 3 नंबर में आप इसे एक्सप्लेन करके लिखोगे, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 23, ये रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन हमारे पास आ गया तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या निकालना है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आदित्य लिमिटेड व्हिच इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन टी, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ROI निकालना है। ROI यार शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे निकालते हैं।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसा नाम ही बता रहा है आपको, तो रिटर्न कितना है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, जितना आपने पैसा लगाया उसके ऊपर कितना रिटर्न आया है बेटा, तो आपको बस ये निकालना है। देखो तो यहाँ पे आपका ईबीआईटी क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख रुपए, ठीक है। तो आपने 15 लाख रुपए बेटा कमाए हैं, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितनी करी है, 18 लाख प्लस 12 लाख, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने इतने रुपए की करी है, 18 लाख और 12 लाख रुपए आपने टोटल लगाए हैं ना बेटा। बेटा टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आपकी टोटल कैपिटल कितनी है, तो टोटल कैपिटल आपकी 18 और 12 हो गई 30 लाख रुपए, तो आपने लगाए 30 लाख रुपए बेटा, तो आपने कमाए कितने ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ठीक है ना स्क्रीन, हाँ, अभी ठीक दिख रही है। तो आपने लगाए बेटा 15 लाख रुपए, सॉरी 30 लाख रुपए, 30 लाख लगाए, 15 लाख कमाए, तो रिटर्न कितना हो गया, 50% का रिटर्न हो गया, तो ROI आपकी आ गई 50%। ठीक है, आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब जितना आप पैसा कमा रहे हो उसमें से कितना इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हो बेटा, तो आप पैसा कमा रहे हो 15 लाख रुपए, इंटरेस्ट कितना है आपका, इंटरेस्ट बेटा 12 लाख रुपए के डिबेंचर, उसके ऊपर 10% कूपन रेट है, तो 12 लाख रुपए का 10% मतलब 1,20,000 रुपए का आपका आ गया इंटरेस्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट, तो ईबीआईटी हमारा कितना रुपए है सर, 15 लाख रुपए डिवाइड बाय 1,20,000, तो ये आ गया आपका 12.5 टाइम्स, ये टाइम्स में निकलता है ना, ये टाइम्स में निकलता है बेटा। इसके लिए आप रेशियो एनालिसिस वाली वन शॉट देख सकते हो अकाउंट्स की, या आप फॉलो कर सकते हो वन शॉट बिजनेस की ही, लेकिन बिजनेस में आपको इतना प्रैक्टिकली ये चीज सीखने को नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वन शॉट फॉलो करो अकाउंट्स वाला। ठीक है जी, चलो अब हमारे पास आ गई बेटा केस स्टडी, 3 नंबर की पहली केस स्टडी। 3 नंबर के अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन चल रहे थे, 21, 22, 23, 3 क्वेश्चन हमारे 3 नंबर के डायरेक्ट चले गए। अब 24 आ गई, 24 हमारी है केस स्टडी। तो बेटा केस स्टडी 24वीं जो केस स्टडी है उसमें हम लोग फोकस करते हैं, अभी देखते हैं 24वीं में क्या है। ओके, देखो 24वीं में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर विवेक वाशवानी अ फूड फूड पिरनॉल, अच्छा फूड पिरनॉल मतलब जो फूड का काम करते हैं, combined his passion for food with his entrepreneurial skills and started innovate fast food outlet Oh Chili in 2021. He had started his career as food vlogger, vlogger आना चाहिए था blogger नहीं, and had noticed that numerous Indian consumers were looking for the reasonable and pure vegetarian fast food option for फालतू की बातें लिख देंगे, the high end restaurant were not opted by the many as they were exorbitanary प्राइस, अरे भैया कई शब्द लिख दियो। ठीक है, तो मैंने इसका मतलब टोटल ये है कि लोग ज्यादातर महंगे रेस्टोरेंट में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो महंगे हैं। दो मैनी ग्लोबल फास्ट फूड चेन वर रनिंग अक्रॉस द कंट्री येट नॉट मैनी आउटलेट ऑफर्ड रीजनेबल एंड हेल्दी प्योर वेजिटेरियन फास्ट फूड ऑप्शन to the consumer. Oh, Chili become a pioneer in offering a healthy and delicious variety of foods. What came as surprise for consumer was that even without using onion or garlic in the paste sauce, क्या लिखा हुआ है ये, marinade, अच्छा marinade and ketchup, the food could actually taste great. The company witnessed an increase in net profit of 26% in its second फाइनेंशियल ईयर, तो दूसरे साल में उनको 26% का फायदा हुआ बेटा। ठीक है, एंड बिकेम अ मार्केट लीडर, ओहो वेरी गुड, मतलब उसने काम स्टार्ट किया एज अ फूड व्लॉगर, उसके बाद उसने अपनी दुकान खोली, दुकान भी चल गई। ठीक है, स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अब बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का, हमने यहाँ पे देखा है कि भैया यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट बताना है, तो उस कॉन्सेप्ट मतलब आप फटाफट से यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे, डेफिनेशन या मीनिंग आप कुछ भी पुट ऑन कर सकते हैं, तो हम लोग वही लिखेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल अदर फोर्सेस आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, बट इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस। ठीक है जी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द व्हाट अ वे गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल्ड मिस्टर वेग वासवानी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन व्हाट वे, तो हमें यहाँ पे बताना है कि एक फीचर बताना पड़ेगा इसका, तो ये जब भी ऐसा पूछा जाए आइडेंटिफिकेशन वाला, तो आपको फीचर बताना है। अगर आपको ऐसी कोई भी बात बोली जाए जो उसने पहले से डिसाइड कर लिया आपको सपोर्ट करना है, तो उसकी मेरिट बतानी है। अगर उसने ऐसी कोई बात कर ली डिसाइड, आपको उसके सपोर्ट में नहीं, अब आपको उसके रिफ्यूट में मतलब अब अगेंस्ट में जवाब देना है, तो डीमेरिट बतानी है, बस इतनी सी बात है। फीचर डायरेक्ट भी पूछ सकते थे लेकिन इन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछे, तो इसमें कौन सा फीचर काम कर रहा है, इसमें फीचर काम कर रहा है इट एनेबल्स फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था ना सर, फर्स्ट मूवर एडवांटेज कैसे था कि इसने ये चीज देखी कि ये काम कोई नहीं कर रहा, जो इसने किया है सस्ते में खाना देना और विदाउट लहसुन प्याज, तो इसने ये चीज देखी और इसने फटाफट से इस काम को आगे बढ़ाया।
ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। The general manager of reputing organization, Ms. Agastya Lokhande, made the following announcement at the annual general meeting of the company. When we think of a brand, we think of reputation, but the reputation is made or broken by the quality of products and consumer representation. If people are miserable, they can't give their best work and the brand suffers. On the contrary, positive results can be observed if there is job satisfaction, effective and efficient functioning. अच्छा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड बाय मिस्टर अगस्त्या इन हिज अनाउंसमेंट। अब देखो भैया, ये तो चैप्टर नंबर हमारा 1 का हो गया ना, 4 नंबर का क्वेश्चन। अगस्त्या ने क्या बताया, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारा हो गया कि मैनेजमेंट हमारी यहाँ पे जो बेस्ट फिट बैठेगा वो बैठेगा इंटेंजिबल फोर्स वाला। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स बेटा, है ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स मींस इट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट। हाउ? जब भी आप मैनेजमेंट गुड रखोगे द रिजल्ट्स विल बी गुड। ठीक है, ओके। आगे पूछा है, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस दैट मेक द मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब इंपॉर्टेंस बतानी है यार, इंपॉर्टेंस भी मुझे बतानी पड़ेगी, बताओ। इंपॉर्टेंस तो आप लोग खुद ही जानते हो कि इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने आपको उसमें कोड बताया था एज डी स्क्वायर, इंपॉर्टेंस का एज डी स्क्वायर बताया था ना। तो 3 ही बतानी है, तो आप तो खाली एज ही रख लो। सर ये एज क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता बता दूं सर। ए का मतलब हमारा यहाँ पे होता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जी का मतलब हमारा क्या होता है ग्रुप गोल्स, ई का मतलब हमारा क्या होता है एफिशिएंसी, डी का मतलब क्या होता है डायनामिक, और अगले डी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो हम लोग यहाँ पे 3 ही लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे। कौन से 3? सर सबसे पहले एक्चुअल, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, सॉरी एक्चुअल बोल रहा हूँ, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे ग्रुप गोल्स, तीसरा लिख देंगे एफिशिएंसी। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन खत्म। 26, इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द सिलेक्शन प्रोसीजर एज टू मिनिमाइज द मार्जिन ऑफ एरर्स, certain tests are carried out where the company attempt to measure the characteristics of individual. Explain any 4 of such tests. सारे टेस्टों के नाम लिख दो, सारे टेस्टों के नाम लिख दो। 4 टेस्ट के नाम बताने हैं, चारों टेस्टों के नाम लिख दो। एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट और हमारा ट्रेड टेस्ट हो गया। और एक टेस्ट और हो गया ना हमारा, यहाँ पे एक टेस्ट और बचा हुआ है सर, वो कौन सा टेस्ट है? इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। हाँ, 4 टेस्ट हमें यहाँ पे बताने हैं, 4 ही होते, 4 ही बताने। आईटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये भी बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ लगता है, डेफिनेशन भी लिख लेना भैया। पर्सनैलिटी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट मैं बता देता हूँ। इंटेलिजेंस टेस्ट यहाँ कहाँ पे होता है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल हम लोग टेस्ट करते हैं बच्चे की लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब हम लोग ये मेजर करते हैं कि उसकी पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल क्या है। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब हम लोग ये देखते हैं कि वो इमोशनली कितना स्टेबल है या नहीं है, क्या रिएक्शन है, मैच्योर है कि अभी बालक ही है, कोल बनता है रहता है। भैया मेरे पास एक बच्चा पढ़ता है जिसका नाम है रौनक, कहाँ लिखूं मैं उसके बारे में बात? भैया रौनक, अब ये भी बात है यार, बताओ जैसे रौनक है ऐसे एक बच्चा और भी है नितिन। अब ये जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, नितिन, रौनक और एक बच्चा और है शुभांशु, ये तीनों बच्चे जो है ना ये अलग अलग बैचों में हैं। अब नितिन तो मेरे घर पे ही आता है पढ़ने के लिए, रौनक जाता है मतलब रौनक को मैं जाता हूँ पढ़ाने गंगोत्री विहार, और ये शुभांशु को भी पढ़ाने में जाता हूँ यमुना विहार। तो ये जैसे मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, अभी ये वाला तो मेरा घर वाला तो मेरा ही जहाँ पे नितिन आता है, बाकी इन दोनों जगह जैसे मैं जा रहा हूँ पढ़ाने। तो भाई ये तीनों बच्चे मुझे पूरी लाइफ टाइम यार याद रहेंगे, ये बच्चे मतलब ऐसे हैं भाई क्या बोला जाए। अब रौनक भाई हमारे जो हैं, रौनक भाई को जितना पीटा जाए उतना कम है, घेर घेर के मारना चाहिए नहीं तो रौनक भाई को भी, नितिन भाई को भी और हमारे शुभांशु भाई को भी। लेकिन मैं आउट ऑफ लव बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, इन्हें पीटना भी चाहिए यार, अच्छे बच्चे हैं, मुझे लाइफ टाइम याद रहेंगे क्योंकि ऐसे बच्चे याद रहते हैं। सिंसियर बच्चे तो कहीं याद रहते हैं, ऐसे बच्चे जो थोड़े से चुलबुले होते हैं वो याद रह जाते हैं। तो अब ये जो चुलबुले बच्चे हैं ये बिल्कुल मैच्योर नहीं है, तो पर्सनली टेस्ट में फेल हो जाएंगे जब भी अगर इनका अभी करा लिया जाए। हाँ आगे जाके तो बढ़िया ही करेंगे, भगवान करे ये बहुत अच्छा करे लाइफ में, मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छा करे, और जो मेरे बच्चे नहीं भी हैं जो मुझसे नहीं पढ़ते वो भी काफी अच्छा करें, कोई भी बैक फील ना करे अपने पूरी लाइफ में, कहीं भी जो उनको चाहिए वो उनको अचीव हो जाए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कर देंगे 4 टेस्ट हम लोग। इसके बाद अपना क्वेश्चन है, सिंस जॉब हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग हैज इंक्रीज, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड न्यूमरस बेनिफिट टू द वर्कर, एक्सप्लेन दी 4 पॉइंट। आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन भी स्टाफिंग से देखा और दूसरा क्वेश्चन भी स्टाफिंग से देखा। तो आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि इंटरनल चॉइस ऑफ क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो एक ही चैप्टर से ही आ रहे हैं, अलग चैप्टर से नहीं है। ऊपर भी हमारे पास एक बार इंटरनल चॉइस थी, तो वो इंटरनल चॉइस जो थी यहाँ पे थी और में, तो यहाँ पे भी आपने देखा कि पहला भी प्लानिंग ही था, दूसरा भी प्लानिंग ही था, लीडरशिप था और यहाँ पे कम्युनिकेशन था, उसके ऊपर प्लानिंग ही था। तो आपने यहाँ पे देखा ज्यादातर में इंटरनल चॉइस सेम ही चैप्टर की दी जा रही है, तो अगर आपने ये चैप्टर छोड़ दिया होगा तो फिर तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है, ट्रेनिंग बतानी है। अब ट्रेनिंग हमारे पास बहुत सारी तरीके की होती है कि ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है
ट्रेनिंग प्रोवाइड न्यूमरस बेनिफिट, तो मतलब यहाँ पे बताना है बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, जब सपोर्ट करना होगा बेटा, मैंने अभी आपको बताया, आपको उसके फायदे बताने हैं। जब भी सपोर्ट करना होगा आपको उसके बताने के क्या रहेंगे, फायदे बताने रहेंगे। तो बेनिफिट क्या होगा कि सर उसकी स्किल इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये तो आप बना के भी लिख सकते हैं यार, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसमें लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कि सर एफिशिएंसी बढ़ेगी। पहला पॉइंट तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी। दूसरा, सुपरविजन की नीड कम हो जाएगी हमारी, मतलब हमें सुपरवाइज नहीं करना पड़ेगा। तीसरा हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। और चौथा हम लोग लिखेंगे इसमें इनोवेशन या क्रिएटिविटी आ सकती है ना। तो इसे एक्सप्लेन भी कर देना। व्हेन भानु भानुप्रिया joined as a technical head of Logic Lotus Innovator, she was keen, case study आ गई, on increasing the productivity and profitability of the company. However, she observed that the employees were demotivated as no attention was given to their work. Also, the workers were given little freedom to make decisions. Bhanupriya decided to simulate the employees by giving each worker T-shirts with their name on it. Oh my God, Bhanupriya, आपने तो भाई साहब दिल जीत लिया भाई, दिल जीत लिया। अब हम लोगों के मोस्लो की नीड हायरकी में ये है। मोस्लो की नीड हायरकी में कौन सा लेवल था भैया, एस्टीम नीड, एस्टीम नीड, याद करो। मोस्लो की नीड हायरकी है यहाँ पे। आगे देखो, दिस हैड टू इंक्लूड वर्कर इन वर्क कमिटीज, दिस हेल्प इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोस्लोस नीड हायरकी, मैंने बताया आपको। Theory of motivation. Identify the human needs that Bhanupriya has recognized in order to make the subordinates act toward the achievement of the organization goal. तो एस्टीम नीड है यहाँ पे मतलब। बदमाश बच्चों को मैं ये सब चीजें करा चुका हूँ, बहुत बार करा चुका हूँ। बदमाश बच्चों के नाम 3 ही है मेरी लाइफ में, रौनक, नितिन और शुभांशु। ये 3 बच्चे तीनों अलग अलग जगह पढ़ते हैं, लेकिन भाई एकदम बिल्कुल सेम है। नितिन भाई से भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले बोला था कि भैया मुझे कबूतर बहुत पसंद है खाना ठंडी में, ऐसे ही आउट ऑफ द सरकाजम, ठीक है, कोई से सीरियस मत ले जाना। भैया वो ढूंढने भी लग गया कि क्या नाम है, कबूतर कैसे पकड़ते हैं। अरे भाई साहब, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 इंसेंटिव दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द भानुप्रिया टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। 2 इंसेंटिव ऐसे कौन से हैं जो उसने दिए हैं। तो पहला रिकॉग्निशन, पहला उसने एम्प्लॉय को क्या दिया, रिकॉग्निशन दिया है, उनको रिकॉग्निशन दी है ना, उनको रिकॉग्नाइज किया, कमेटी बनवाई है। दूसरा, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ये उसने इंसेंटिव दिए हैं इसको, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। अब ये है कंट्रोलिंग का ही क्वेश्चन, कंट्रोलिंग में ही है ये क्वेश्चन, क्योंकि प्लानिंग में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, खाली कंट्रोलिंग में मिलेगा, और कंट्रोलिंग में ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ भी है। अब कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों बैकवर्ड लुकिंग होते हैं, यही बोला हुआ है इसमें, बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग। कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको कि दोनों बैकवर्ड लुकिंग है या कैसे हैं, ये बताना है आपको क्वेश्चन के अंदर। प्लान आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, प्लान जो आप बनाते हो फ्यूचर के लिए बनाते हो बेटा। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें कि यहाँ पे हमें ये भी चीज बतानी पड़ेगी कि एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग, हाउ बताना है ना, ठीक है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड लुकिंग कैसे है और फॉरवर्ड लुकिंग भी कैसे है, दोनों बताना है, बैकवर्ड भी फॉरवर्ड भी। तो बैकवर्ड तो ऐसे है कि प्लान पहले से बनाए जाते हैं, बेंचमार्क पहले से सेट करे जाते हैं कंट्रोलिंग में, कि भैया पहले ही हम लोग ये सेट कर लेंगे कि कंट्रोलिंग कैसे होती है, ठीक है। और फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है कि प्लान्स जो बनाए जाते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व लुकिंग अहेड इज कॉल्ड फॉरवर्ड फंक्शन। जब हम लोग आगे की प्लानिंग बनाते हैं तो उसको बोलते हैं अहेड फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। बैकवर्ड लुकिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग होती है, कंट्रोलिंग बेसिकली बैकवर्ड लुकिंग है, प्लानिंग हमारी फॉरवर्ड लुकिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है बोथ, तो क्वेश्चन ही गलत है ये तो मैं, ओके। यहाँ पे एक बात आपको ये बात समझनी है कि क्वेश्चन ही गलत है। वैसे इनिशियली हम लोग देखें, मेनली हम लोग देखें तो कंट्रोलिंग हमारी जो होती है वो बैकवर्ड होती है, प्लानिंग फॉरवर्ड होती है। बट इस क्वेश्चन के अंदर जैसे डिमांड है तो हम लोग थोड़ा ट्वीक करके आंसर को हम भी लिख देते हैं, क्योंकि हमें एग्जामिनर को खुश करना है इसलिए। अब देखो, हमने इनिशियली तो ये बात समझ ली कि कंट्रोलिंग हमारी बैकवर्ड होती है, क्योंकि कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, जो चीज बीत चुकी है, अब बीती हुई चीज को हमें एनालाइज करना है, देखना है जो हमने बेंचमार्क सेट किया उससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। अब हमारी प्लानिंग क्या है, प्लानिंग हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं हमेशा, ये हमारा बेसिक सेंस है। बेसिक सेंस मतलब ये बात हम लोग नॉर्मली जानते हैं। अब इसमें हम लोग कैसे इस चीज को फिक्स करेंगे, एक सेकेंड, एक मिनट रुकना, डिस्प्ले की क्वालिटी में थोड़ी इश्यूज आ रहे हैं, शायद मैं इसको पहले फिक्स करूं। चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा इसको, बस आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा। थोड़ा बहुत जो इशू आ रहा है उसको हम लोग अगली क्लास तक करेक्ट करा देगी। चलो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बैकवर्ड होती है, प्लानिंग हमारी फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि प्लानिंग बनाई किस पे जाती है, प्लानिंग बनाई जाती है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से प्लानिंग एक बार
बोल सकते हैं कि बैकवर्ड लुकिंग भी है, लेकिन जनरली प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग ही होती है, लेकिन बैकवर्ड लुकिंग भी होती है। इस तरीके से अगर देखा जाए कि प्लानिंग जो बनाई जाती है वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे ही बनाई जाती है। और जो कंट्रोलिंग है हमारी, कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग के हो नहीं सकती, तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग को जोड़े जाते एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बनता है। तो आप इसमें ऐसा एक सोल्यूशन लिख सकते हो। पहले आपको लिखना यही पड़ेगा कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड है, प्लानिंग फॉरवर्ड है। फिर आपको बताना पड़ेगा प्लानिंग बैकवर्ड इसलिए है क्योंकि वो कंट्रोलिंग के ऊपर बनती है, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड इसलिए है क्योंकि वो प्लानिंग के साथ चलती है। ये इसका आंसर हो सकता है, और कोई आंसर इसका बन ही नहीं सकता। ठीक है, आप एक बार सजेस्टेड में भी देख लेना जो सीबीएसई ने रिलीज करें, मैं नीचे उसका लिंक डाल दूंगा जो सीबीएसई ने ऑफिशियल करे, आप उससे कंसिडरेशन में ले लेना इन चीजों को। 29वां क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं। वैन चंद्रशेखर, ये भी केस स्टडी है। अच्छा, एक ये तो रहेगा और वाला था, फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, एक्सप्लेन द सब्सिक्वेंट टू स्टेप। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि आपको बस यहाँ पे क्या बताने हैं, दो स्टेप और बताने हैं। तो यहाँ पे दो स्टेप और क्या होंगे, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आपको पूरी प्रोसेस याद होगी तो आप आराम से लिख दोगे। तो आपने फिर से ये चीज देखी कि और में भी उसी चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं इंटरनल चॉइस में। आगे, when Chandrasekhar Shukla returned to India after completing a certificate course in food quality assurance, ये तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ही होगा, अभी से पता चल रहा है मुझको, लेकिन हो सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ना हो, प्लानिंग का निकल जाए। He was convinced that he would fulfill his grandfather's dream of converting their 58-acre land into fertile farm. Okay, he started by setting out the specific goal and laid down related activities to be performed to achieve the goal. Soon he launched his own company, Food and Agri-Business Solution Private Limited. He sought to ensure that the future events effectively meet the best interest of the company. He prepared an annual statement for production and sales based on the sales forecasting. He noticed that the farmer grew only paddy, due to which land remained idle for the subsequent of 8 to 9 months of the year. He identified and assessed various alternatives through which the farm could be utilized for the remaining. अब किया क्या, ये इसने एक फार्म बनाया जिसके अंदर एक ही फसल उगा रहे थे, उसका नाम था पैडी। अब पैडी मुझे तो पता भी नहीं होता क्या है, लेकिन इतना तो मुझे पता चल रहा है कि पैडी जो है वो साल के 3 ही महीने तक उगाई जा सकती है, बाकी साल के 9 महीने तक ये फार्म जो है वो एडल था, खाली रहता था भैया, क्योंकि पैडी उगती नहीं थी, मौसमी होगी कोई फसल। आगे, through his accurate vision, judgment and systematic thinking based on the analysis of the fact, he presented a scheme to the farmers where both paddy and vegetable could be grown. अच्छा, इसने एक स्कीम बनाई जहां पे इसी जमीन के ऊपर पैडी प्लस वेजिटेबल दोनों उगाई जा सकती थी। बहुत ही अच्छी बात है भाई। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। अब बहुत सारे बच्चे तो इसका जवाब दे ही नहीं पाएंगे बेटा, इसका जवाब है प्लानिंग। उसने चीजों को प्लान ही तो किया है यार, डायरेक्टिंग करी नहीं उसने। ऑर्गेनाइजिंग बोल मत देना, बहुत मारूंगा तुमको। स्टाफिंग थोड़ी ना करी है उसने, तो उसने क्या करी है बेटा, प्लानिंग करी है। प्लानिंग यहाँ पे करी है, यहाँ पे हमें बस यही बताना था कि आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स भी बताने हैं बेटा, फीचर्स भी बताने हैं। फीचर्स तो फीचर्स जो उसने ऊपर अचीव करे वो बता देते हैं। पहला फीचर कौन सा अचीव किया है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग इसने यहाँ पे यही कर ली, सबसे पहले तो उसने प्लानिंग ही करी थी, है ना जी, सबसे पहले तो उसने प्लानिंग ही करी थी। सबसे पहला फीचर हो गया प्लानिंग फोकसेस अपॉन द अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव। पहले क्वेश्चन आते थे कोटेशन ऑफ द लाइन वाले भी, अब कोटेशन ऑफ द लाइन वाले क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं, पहले आया करते थे। सेकंड, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, हम लोग फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। थर्ड, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ओके। चौथा, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो आप यहाँ पे फीचर कोई से भी लिख सकते हैं क्योंकि लाइन का कोटेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है, फीचर कोई से भी लिख देना। गिव एनी 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये तो बहुत सिंपल, आप खुद ही कर लोगे कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इम्पर्सनल फॉर्म होती है कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग में हम लोग पर्सनली जाके माल को बेचते हैं। पर्सनल सेलिंग में मतलब जैसे मैं आपके घर आया, मैंने सामान बेचा। एडवर्टाइजिंग का मतलब मैंने टीवी पे ऐड चला दिया, ठीक है, अब उससे जिसको खरीदना वो खरीदेगा। तो ये डिफरेंस आपको लिख देने कोई भी चार, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988। तो यहाँ पे बात किसकी करी जा रही है, अभी हम लोग देख लेते हैं आगे। एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्थी ग्रोथ ऑफ द सिक्योरिटी। जब भी सिक्योरिटी का नाम आता है वो सेबी ही होता है, और तो हमने पूरे सिलेबस में सिक्योरिटी के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं ना बेटा। सिक्योरिटी के लिए एक ही चीज पढ़ी है हमने, वो है सेबी। आगे, आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी बॉडी विच हैज बीन हाइलाइटेड, सेबी। स्टेट द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी। अब 3 ऑब्जेक्टिव तो आप क्वेश्चन में से निकाल लोगे यार, देखो यही लिखा हुआ है यार, मतलब कैसा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, लिखा हुआ है भाई, देखो 3 ऑब्जेक्टिव क्या है, लिखा हुआ है फटाफट, टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन। तो यहीं से निकाल लो ना यार, हमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन चाहिए, रेगुलेशन स्टॉक मार्केट चाहिए, एंड यहाँ पे एक तरीके से
सेफ गार्ड ऑफ इन्वेस्टर चाहिए, तो तीनों चीजें यार यहीं से मिल गई। स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ दैट आर परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट बाय द रेगुलेटरी बॉडी आइडेंटिफाइंग पार्ट ए। मतलब फर्स्ट सेबी ने क्या क्या करा है भाई, सेबी ने दो चीज करी है। सेबी ने क्या बनाया है, एक तो हमने यहाँ पे एक तरीके से ट्रेनिंग, आप लिख सकते हो ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरी कौन होते हैं, जो बीच में हमारे होते हैं, ब्रोकर एक तरीके से आप बोल सकते हो, लेकिन ब्रोकर से तो अलग ही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कस्टमर और ट्रेड एक्सचेंज के बीच में जो होता है उसे इंटरमीडिएरी बोलते हैं। ठीक है, उसने क्या किया और ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरी करी है, उसके बाद दूसरा क्या किया, रिसर्च करी है, प्लेटफॉर्म डेवलप किया है ना, प्लेटफॉर्म डेवलप किया है ना, जैसे हम लोग आज कर पाते हैं। और थर्ड, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स लिए हैं, जैसे 90% का लिमिट लगाया है ना उसने, वो शेयर सब्सक्रिप्शन वाला, याद होगा आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन स्पेशलाइजेशन। ये तो सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप खुद ही कर लेना। डेलीगेशन हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशंस एज विदाउट इट हिज एक्टिविटी वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही हिमसेल्फ कैन डू। बिल्कुल सेम बात है, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, अपनी पावर आप किसी और को भी दें। अब देखो यहाँ पे भी सेम टू सेम बात है कि यहाँ पे वही चैप्टर सेम टू सेम हमारा है जो और में भी आया है, पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है और अभी भी हमारा ऐसे ही हो रहा है भैया। तो ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या है, जब डेलीगेशन पूछा है तो उसी चैप्टर में ये ऊपर वाले पॉइंट भी थे, तो और में भी सेम ही चैप्टर की इंटरनल चॉइस आ रही है। In the light of the above statement, explain how effective delegation help the organization in achievement of the objective। तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपल लिखने हैं, आपको यहाँ पे लिख देने हैं उसके फीचर्स, बात करता हूँ। फीचर लिख दो, इंपॉर्टेंस लिख दो, दोनों ही एकदम सेम टू सेम ही बात है। कुछ भी लिख दोगे ना यार, नंबर आपको मिल जाएंगे दोनों में से सही, बिल्कुल। इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है, मोटिवेशन हो जाता है, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन, ग्रोथ, एंड यहाँ पे हम लोगों का हो सकता है मैनेजमेंट हायरार्की का बेस और बेटर कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। केस स्टडी आ गया बेटा, केस स्टडी आ गया, चलो। लीना हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन द स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी डीलिंग इन गारमेंट्स with growing online sales. The company has recently rented space in a warehouse, store garments and mail out orders. In order to take the or the responsibility of order fulfillment, Lina promotes an associate, Kushagra, to post as the inventory and order fulfillment supervisor. Kushagra has been given the task to assess whether it is best to process the orders as they come in or let them acclimate and then to process them in batches. He concludes that acclimating and then processing them in batches is the best way of fulfilling orders in order to minimize cost and maximize customer satisfaction. Through several readings, Lina finds that the standard time taken from the placement of the order to the delivery of the garment for a batch of 100 pieces is 72 hours. This helped her to determine the labor cost. अब इसने क्या किया, इसने बेसिकली टाइम स्टडी तो करी है बेटा, हमने टाइम स्टडी में पढ़ी तो ये सारी चीजें, आप कैसे बोल सकते हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, इतना सवाल मतलब आसान पूछ लिया, कितना सवाल इन्होंने आसान पूछ लिया, मुझे तो बिल्कुल ये बात का यकीन ही नहीं हो रहा। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी सब कुछ किया है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टेक्निक्स यूज्ड बाय लीना एंड कोशाग्र टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो बेटा हम लोग यहाँ पे सारी चीजें देख चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि इन्होंने क्या चीज यूज करी, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी। मेथड स्टडी में क्या होता है, मेथड स्टडी में हम लोग ये देखते हैं कि बेस्ट वे क्या है। मेथड स्टडी में क्या देखते हैं बेटा, मेथड स्टडी में देखते हैं व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू द थिंग, है ना, मेथड स्टडी में देखते हैं। और मेथड स्टडी के बाद हम लोग टाइम स्टडी में क्या देखते हैं कि वो कितने देर में हो सकता है, बेस्ट या मिनिमम टाइम। तो हमने दोनों चीजें तो देखी हैं बेटा। हमने यहाँ पे देखा कि सबसे बेहतर तरीका क्या है, हमने ये भी देखा सबसे कम तरीका मतलब सबसे कम समय क्या है, 72 घंटे। तो मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी होगा। 4 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो भाई 4 पी है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये चारों को एक्सप्लेन कर देना, 6 नंबर मिल जाएंगे। एक्सप्लेन दी 4 फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। देख रहे हो, इंटरनल चॉइस भी उसी चैप्टर में से आ रही है आपके पास। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट हो सकती है, डिमांड हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है, गवर्नमेंट की लीगल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और मार्केटिंग मेथड यूज हो सकते हैं। तो ये 6 के 6 पॉइंट आप यहाँ पे लिख देना, पेपर हो गया आपका समाप्त। मैंने बेटा आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करा दिया ये, इसके अंदर और भी कुछ है नहीं ऐसा जो हमें करना चाहिए अब। तो मेरे हिसाब से इस पेपर में आप देख ही सकते हो ना, आपको ये भी हम पता होना चाहिए कि 3 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे, और बाकी कितने कितने नंबर के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो 3 नंबर के कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन 3 नंबर के हो गए, 5 5 क्वेश्चन 3 3 नंबर के।
तो 15 नंबर तो यहाँ से हो गए। 4 नंबर के कितने क्वेश्चन, 1 2 2 हो गए, 3 मैं देख लूँ ऊपर 3 नंबर का कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया कहीं, यहाँ पे 3 नंबर लिखा हो कहीं, हाँ छूट गया एक, इसको पहले खाली करो यहाँ से यार, यहाँ कहीं लिखा होगा तो छूट जाएगा, क्या फायदा फिर। देखो हमने कितने गिन लिए अभी, हमने यहाँ पे 3 के कितने गिने थे, 1 2 3 4 5, 5 तो यही हो गए, और 6 6 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, 3 नंबर के 6 क्वेश्चन, ये हो गए 18 नंबर आपके। ओके, इसके बाद 4 नंबर के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 क्वेश्चन 4 नंबर के, तो 4 नंबर के 8 क्वेश्चन हो गए, चौक 32। 6 नंबर के 1 2 3 4 4 5 6 6 क्वेश्चन 6 नंबर के, तो हमारे पास पैटर्न पूरा हो गया अब। 3 क्वेश्चन 3 नंबर के 6 क्वेश्चन 18 नंबर के, और 6 नंबर के 6 क्वेश्चन 36 नंबर के। तो आपने देखा ज्यादा मार्क्स अब कहाँ से लगते हो, अगर आप 4 नंबर के सारे क्वेश्चन कर लो, 3 नंबर के सारे क्वेश्चन कर लो, तो आपके पास 50 नंबर तो ऐसे ही आ गए। 50 नंबर यहाँ से एमसीक्यू, 20 नंबर के 70 नंबर तो आपके ये आ जाएंगे अगर 6 नंबर के सारे क्वेश्चन भी छोड़ देते हो तो। 36 32 और 18, 36 32 और 18, टोटल हुआ 86। ठीक है जी, चलो पेपर का एनालिसिस अच्छे से कर लिया मैंने आपके लिए, सैंपल पेपर मैंने अच्छे से आपको बता दिया। शायद 4 नंबर का एक क्वेश्चन ही रह गया यार, 86 नहीं, पूरा 90 नंबर का हमारा पेपर है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन रह गया बेटा लगता है, 1 2 3 4, 4 ही क्वेश्चन है क्या 4 नंबर के, जो भी है। अगर आप एक बार एनालिसिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मोटी मोटी बात यार यही है, हम लोग इसमें टाइम इतना ज्यादा क्यों वेस्ट करें, और है ना, और टाइम वेस्ट करके तो हमें कुछ नहीं मिलना यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग एक चीज और कर सकते हैं कि अब हम इस वीडियो को कर सकते हैं शेयर। मैंने काफी मेहनत लगा के ये वीडियो को बनाया है आपके लिए, सो दैट आप ये सैम्पल पेपर तो एटलीस्ट कवर करके जा सके एग्जाम में, है ना। हो सकता है सैंपल पेपर से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, या ना भी आए तो भी पैटर्न तो बेटा बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न तो यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा पेपर का, पेपर बिल्कुल ऐसे ही बन के आएगा आपके लिए, क्योंकि ये लेटेस्ट सैंपल पेपर है सीबीएसई द्वारा ऑफिशियल। इसकी मार्किंग स्कीम जो बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सजेस्टेड आंसर, वो मैं डाल दूंगा नीचे, मतलब लिंक डाल दूंगा उसका, सो दैट आप उस चीज को फॉलो कर सकें। फॉलो करना मतलब आप उसका सोल्यूशन देख सकें एक बार कि सोल्यूशन क्या है कैसे है। ठीक है, चलो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे अब। एक सेकेंड, स्क्रीन को भी पता नहीं क्या हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, मैं स्क्रीन बंद ही कर देता हूँ ना। ओके भाई, जाओ तू, कोई बात नहीं। अब बेटा अगली क्लास में मिलेंगे, थैंक यू आज के लिए, अगले सेशन में मिलेंगे, अगले सेशन में करेंगे एक वन शॉट वीडियो, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।